हमारा टॉपिक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और इसके अंदर जो हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना। पहले चैप्टर में हमने एकता और अखंडता की चुनौती के बारे में पढ़ा। उस समय क्या क्या समस्याएं आई, उनका किस तरीके से सामना किया गया। अब हमारे सामने दूसरी समस्या आ रही है कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और साथ ही दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उपनिवेशवाद से देश मुक्त हुए थे, नए जिन भी देशों ने उपनिवेशवाद से मुक्ति पाई थी, उन सब ने अलोकतांत्रिक शासन का रास्ता अपनाया। क्यों अपनाया? इसका कारण था क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि थी। उनका मानना था कि यदि हम लोकतंत्र को अपनाएंगे तो इससे मतभेद होंगे और संघर्ष होंगे। क्यों? क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें दो बातें होती हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तो इस डर की वजह से उन्होंने अलोकतांत्रिक शासन अपनाने पर जोर दिया और लगभग सभी नव स्वतंत्र देशों ने अलोकतांत्रिक शासन की ही स्थापना की, जिसमें किसी एक दल का शासन था या एक व्यक्ति का शासन था। अपने अपने तरीके से संविधान के अंदर ही उन्होंने इस तरीके की जोड़ दिया कि राष्ट्रीय एकता की प्राथमिकता के लिए और मतभेद और संघर्षों से दूर रहने के लिए अलोकतांत्रिक शासन का सहारा लिया जाए। लेकिन भारत ने इस चुनौती को, कौन सी चुनौती को, ये जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो चुनौती थी, ये सत्ता प्राप्ति के लिए जो प्रतिस्पर्धा होगी, उसको ये जोड़ा कि हाँ, सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा तो होगी, लेकिन जो राजनीति होती है वो जनहित के लिए होनी चाहिए। उसका उद्देश्य जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। इसलिए भारत ने इस कठिन रास्ते को चुना। कौन से रास्ते को चुना? लोकतंत्र के रास्ते को चुना। अब बात करते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए सबसे पहले क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले जो संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ 1950 में, संविधान के बारे में हम पढ़ें कि 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। इसीलिए 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये जो संविधान लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में पहला कदम था। अब दूसरे कदम की बात करें, लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी था कि चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें। तो इसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया जनवरी 1950 में और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बनाए गए। अब इस चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात ये थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। और ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, उसका तात्पर्य है कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक मतदाता मतदान करेगा। प्रथम आम चुनाव के लिए ही ये शर्त रखी गई, ये अधिकार दिया गया। अब इस चीज की सारी दुनिया में आलोचना हुई। क्यों हुई? क्या क्या आलोचना हुई? एक हिंदुस्तानी संपादक ने तो इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बताया कि सबसे बड़ा जुआ है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने इसको बताया कि नेहरू जी अपने जीवित रहते सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को असफल होते हुए देख लेंगे। और इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे ने तो ये तक कह दिया कि सारा विश्व अनपढ़ लोगों की बेहूदी नौटंकी देखेगा। लेकिन जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो उस आम चुनाव की सफलता ने इन सबको गलत साबित कर दिया। उस प्रथम आम चुनाव को देख करके जो बाहरी पर्यवेक्षक थे वो भी हैरान रह गए
और जो प्रत्याशी हार गए थे उन्होंने भी इसे निष्पक्ष और सफल बताया। इस तरीके से जो ये हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला प्रथम चुनाव जो था वो एक लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब हम बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो जो चुनाव प्रक्रिया हमारी थी, देखिए इसके अंदर बहुत सारी चुनौतियां थी। चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी कि भारत एक बहुत विशाल देश था और इतना विशाल देश, आकार उसका बहुत बड़ा था। लगभग 3200 विधायक और 489 सांसदों का चुनाव होना था। इतने विशाल आकार के होते हुए दूसरा इसमें जो सीमांकन वाला था कि विशाल आकार के कारण जो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, ये बहुत बड़ी चुनौती था। इसके बाद दूसरी बहुत बड़ी चुनौती थी मतदाता सूची का निर्माण। तो जब हमारे लिए पहले मतदाता सूची का निर्माण हुआ तो उसमें महिलाओं के नाम लोगों ने इस तरीके से लिखवाए, फलां की बेटी, फलां की पत्नी। चुनाव आयोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया और दोबारा से मतदाता सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया। अब देखिए मतदाताओं की संख्या भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थी, लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। तो ऐसे में सूची तैयार करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके बाद देखिए कि हमारे जो मतदाता थे वो अशिक्षित थे। केवल मात्र 15% मतदाता साक्षर थे, बाकी सभी मतदाता अशिक्षित थे। ऐसे में ये कार्य और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए लगभग 3 लाख से ज़्यादा चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। और इसके बाद बात आती है कि एक ऐसी विशेष निर्वाचन पद्धति काम में ली जाए, उसका चुनाव किया जाए जो इन चुनौतियों को, खासतौर से अशिक्षित मतदाताओं के लिए उपयोगी हो सके। तो इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भी हमारा जो चुनाव कार्यक्रम है वो सफल हुआ। अब हम बात करते हैं मतदान प्रक्रिया की कि किस तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। तो उस समय चुनाव आयोग के सामने, हमारी चुनाव प्रणाली के सामने ये भी एक चुनौती थी, प्रौद्योगिकी का अभाव था उस समय। इसलिए ये जो कार्य था ये बहुत जटिल था। जो प्रथम आम चुनाव हमारा हुआ 1952 में, उसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मत पेटी रखी गई और उम्मीदवार को एक जो खाली मतपत्र होता था, प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार का एक खाली मतपत्र दिया गया जो उसे अपने मनपसंद के उम्मीदवार की मत पेटी में डालता था। ये बहुत जटिल प्रक्रिया थी। द्वितीय चुनाव जो 1957 में हुआ उसमें भी इसी प्रक्रिया को काम में लिया गया, लेकिन जो तीसरा चुनाव हुआ 1962 वाला, उसमें इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया और एक मतपत्र पर सारे उम्मीदवारों के नाम लिखे गए, चुनाव चिन्ह का उपयोग किया गया और जो मतदाता थे वो मुहर लगाकर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा करके उसे मतपेटी में डालते थे। इस तरीके से 1990 के बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो ईवीएम का उपयोग किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया और 2004 के बाद से तो पूरे देश में ही ईवीएम से चुनाव करवाए गए। तो इस तरीके से ये तो चुनाव की प्रक्रिया हुई। अब हम बात करते हैं कि 1952 का जो प्रथम चुनाव था, इसका चुनाव परिणाम क्या रहा। तो चुनाव प्रक्रिया हालांकि अक्टूबर 1951 में शुरू हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर चुनाव 1952 में हुआ, इसलिए प्रथम चुनाव को 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। इसमें 489 में से कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की।
1957 के चुनाव में कांग्रेस को 371 सीटें मिली और 1962 के चुनाव में 361। इस तरीके से तीनों आम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ, 300 से ज्यादा। प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीत करके कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही। केवल 16 सीटें जीतने वाली ही पार्टी दूसरे स्थान पर आ गई। अब ये जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है, इसमें कांग्रेस को प्रभुत्व प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण है? तो हम कांग्रेस के प्रभुत्व के कुछ कारणों के बारे में, हालांकि कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल कुछ मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व का पहला कारण है वो है स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, अर्थात कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, आज़ादी के आंदोलन में शामिल थी। क्यों? क्योंकि उस समय केवल यही एकमात्र पार्टी थी, सभी लोग इसी में शामिल थे। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने करी, A.O. हुम, और उसमें उन्होंने जो पढ़े लिखे लोग थे, जो व्यापारी वर्ग था, जो कर्मचारी वर्ग था, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन जब ये आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गया तो सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हो गए, गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, सभी लोग, सभी विचारधाराओं के लोग। इसलिए इसको स्वतंत्रता संग्राम की विरासत मिली हुई थी। नंबर 2 की बात करें तो इसमें सभी वर्ग शामिल थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, किसान हो, मध्यम वर्ग हो, सभी लोग इसमें शामिल थे, सभी वर्गों की पार्टी थी। इसके बाद बात करें हम तीसरे कारण की, तो जो आज़ादी की लड़ाई के लोकप्रिय नेता थे वो सारे के सारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इसलिए जनता अपने लोकप्रिय नेताओं को ही चुनना चाहती थी। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है सबको साथ लेकर के चलना। जो कांग्रेस पार्टी है उसमें मुख्य बात ये है कि सभी विचारधाराओं के लोगों को साथ लेकर चलती है, चाहे वो वामपंथी है, चाहे वो दक्षिणपंथी है, गर्मपंथी है, नरमपंथी है, किसी भी प्रकार के विचारधारा वाले लोगों को उनकी बात मान ली जाती थी। तो इस तरीके से सभी विचारधाराओं की इसमें प्रतिनिधित्व था। फिर हम बात करते हैं कि ये एकमात्र पार्टी ऐसी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। इसकी जो प्रांतीय समितियां थी कांग्रेस की, वो पूरे देश में थी। ये एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। इसके बाद हम बात करें विवादों को सुलझाना। जब पार्टी के अंदर मतभेद हो जाते थे तो ये अपने मतभेदों को सुलझा लेते थे। इसके बाद मेन बात करते हैं हम कि नेहरू जी का करिश्माई नेतृत्व और नेहरू जी का पूरे देश में दौरा। चुनाव प्रचार के लिए नेहरू जी ने पूरे देश में दौरा किया और नेहरू जी का करिश्माई नेतृत्व। इस बात को लेकर के तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ कहा भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ही ऐसा कहा है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें नायक पूजा मतलब हम जिसे नायक मान लेते हैं, नेता मान लेते हैं, लोकप्रिय नेता मान लेते हैं, बस फिर उसके आगे हम किसी को कुछ नहीं समझते। हमारी जो जनता है उसकी पूजा करने लगती है। तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। इस तरह की कंडीशन कहीं भी नहीं है। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का जो भाव होता है वो कहाँ ले जाता है? सीधे पतन की ओर ले जाता है, और ये जो रास्ता है वो तानाशाही की तरफ ले जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में ये वक्तव्य दिया था।
तो इस तरीके से नेहरू जी का जो करिश्माई व्यक्तित्व था और उनका पूरे देश में दौरा था, इसने भी कांग्रेस को सीटें दिलाने में मदद की। इसके बाद हम बात करें कि जो हमारे पास विपक्ष था वो बहुत कम था। पहली बात तो गिनी चुनी संख्या में, बहुत कम संख्या, कमज़ोर का मतलब है कम संख्या में, सीटें बहुत कम थी। और दूसरी बात कि विपक्ष यदि कोई भी मुद्दा या कोई भी बात कहता था तो कांग्रेस उसको मान लेती थी, उसे वो अपने नीतियों में शामिल कर लेती थी। और इसके बाद बात करें कि हमारी जो चुनाव पद्धति है जिसमें बहुमत प्राप्त करके व्यक्ति जीत जाता है, चाहे उसने वोट कितने भी प्राप्त किए हों, यदि उसे बहुमत मिला है, सबसे ज़्यादा मत मिले हैं, तो वो जीत जाता है, भले ही उन मतों की संख्या बहुत कम हो। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसको केवल 45%, कुल मतों का केवल 45% मत प्राप्त हुए थे, लेकिन उसे जो सीटें मिली थी वो 74% थी, 74%। तो इस तरीके से ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से 3 चुनावों के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।